Hello everyone, I'm Dr. Ganishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So guys, in this video we will discuss the whole current affair of March 2021. वीडियो थोड़ा डिले है बट रीज़न यू ऑल नो कि क्यों है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो कल की वीडियो आई थी जिसमें मैंने एक स्कीम आपसे पूछी थी कि एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो कौन से स्टेट के थ्रू लॉन्च की गई है। तो उसका जो सही आंसर था वो सबसे पहले प्रकोश रजीयुंग, अगर मैं रजीयुंग सॉरी अगर आपको मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो प्रकोश रजीयुंग जो थे उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रकोश। और उसी के साथ आप सभी को बता दूं कि उसका आंसर जो था वो मध्य प्रदेश था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उसको गलत अटैम्प्ट कर रखा था। तो कोई बात नहीं, तैयारी कर रखिए, पेपर पास आ रहा है, जल्दी से जल्दी रिवीजन कीजिए चीज़ों की ताकि आपका पेपर जल्दी क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे उद्योग मंथन से। तो देखिए यहाँ पे आप इसके नाम से ही जान सकते हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पहले आप पढ़िए कि क्या है, उसी से आधा आंसर आपको मिल जाएगा। तो उद्योग किससे रिलेटेड है? आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और मंथन क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का एनालिसिस करके आगे इम्प्रूवमेंट की बात करना। तो उद्योग मंथन क्या हो गया? स्पेसिफिक इंडस्ट्री इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड आपका हो गया। तो ऑर्गेनाइज किसके थ्रू किया गया? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है उसके थ्रू उद्योग मंथन को शुरू किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आपका आएगा, ठीक है। तो अब मंथन की बात की जा रही है तो यहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली वेबिनार्स जो होंगे उनको अटेम्प्ट किया जाएगा, उनको लॉन्च किया जाएगा, जिसके थ्रू जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उसमें क्वालिटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उसी के साथ प्रोडक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। सेक्टर्स की अगर बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड है, तो फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की डेवलप हो रही है। उसके साथ जो है इंडिया जो है वो टॉय इंडस्ट्री के ऊपर वर्क कर रही है। फर्नीचर इंडस्ट्री होगी, एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स जो है वो इसमें फोकस में लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो है कुछ पोर्शन ऐसे हैं करंट अफेयर के अंदर जो आपके स्टैटिक पोर्शन में भी आते हैं और इस वजह से वो आपके लिए पढ़ने और ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि लिंक करके कि यूपीएससी आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर जो है उससे रिलेटेड करंट अफेयर था यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि ओसीआई कार्ड होल्डर कौन पर्सन बन सकता है, तो उसके लिए सरकार ने एक एलिजिबिलिटी रखी है। तो यहाँ पे एक डेट फिक्स की गई है, डेट इज 26 जनवरी 1950। इसमें कहा गया है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया था 26 जनवरी 1950 में, या फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स हुआ उसके बाद जो सिटीजन ऑफ इंडिया था वो अगर चाहे तो बाद में जाके ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है, ठीक है। उसी के साथ जो है 26 जनवरी 1950 की जो डेट है उसको इसलिए भी फिक्स किया गया कि इस डेट पे अगर कोई पर्सन एलिजिबल होता है सिटीजन ऑफ इंडिया बनना, तो वो बाद में जाके ओसीआई कार्ड होल्डर भी बन सकता है, ठीक है। उसी के साथ ये कहा गया कि कौन सी टेरिटरी से वो बिलोंग करता है। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो कुछ टेरिटरी पाकिस्तान के पास चली गई, कुछ जो है वो फिर बाद में ईस्टर्न पाकिस्तान बना था उसके पास चली गई। तो जोन सी टेरिटरी इंडिया के पास रह गई 15 अगस्त 1947 के बाद उस पर्सन को उसी टेरिटरी से बिलोंग होना चाहिए। उसी के साथ ये कहा गया कि ये जो तीनों कैटेगरीज ऊपर रखी गई है टेरिटरी की और डेट जो फिक्स की गई है, उसमें जो पर्सन एलिजिबल होता है इंडियन सिटीजन के लिए, उसका जो भी बच्चा होगा या फिर उसकी आगे आने वाले सक्सेसर्स होंगे जो अब मेंशन कैटेगरीज के अंदर है, वो भी आगे ओसीआई कार्ड होल्डर की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। उसी के साथ कोई एक ऐसा पर्सन जो कि इन चारों कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका कोई चाइल्ड है जो कि माइनर कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब 18 साल से कम की उम्र का है तो या फिर और भी छोटा है, तो उस कैटेगरी के अंदर वो अपने आप ओसीआई कार्ड होल्डर बन जाएगा बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जिसके कि दोनों पेरेंट्स या फिर कोई एक पेरेंट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया पहले से ही था, तो वो भी जो है वो ओसीआई कार्ड होल्डर बन जाएगा। और उसी के साथ मान लीजिए कि कोई एक इंडियन सिटीजन है, उसके साथ कोई फॉरेन ओरिजिन के पर्सन ने शादी कर ली है, तो वो जो है ओसीआई स्टेटस है उस पर्सन को, मतलब वो जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है उसके पास ओसीआई स्टेटस है। तो जो फॉरेन ओरिजिन स्पाउस होगा उसको ओसीआई स्टेटस कब मिलेगा? पहली बात तो उनकी जो मैरिज होगी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसी के साथ उनकी जो मैरिड लाइफ है उसको 2 साल कंप्लीट होने चाहिए जबकि उन्होंने डेट ऑफ एप्लीकेशन की है। उसके बाद तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद 2 इयर्स की मैरिज जो है वो मांगी गई है, पहले की कंसीडर नहीं की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एलिजिबिलिटी के याद रखने हैं।
उसी के बाद क्या है कि एक्सेप्शंस क्या रखे गए हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो OCI कार्ड को नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास किसी दूसरी कंट्री की जो है वो सिटीजनशिप नहीं है, तो फिर वो उसको OCI स्टेटस भी नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि वो जो पर्सन है उसके पेरेंट्स या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनके पास पाकिस्तान या बांग्लादेश इन दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये दोनों जो डिसक्वालिफिकेशन की चीज़ है वो भी आपको याद रखनी है। अगर बात करते हैं कि अगर OCI कार्ड होल्डर है पर्सन तो उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे जो वो इस तरह मतलब कि रहेगा कि मेरे को OCI स्टेटस मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये होगा कि जब वो पर्सन इंडिया में विजिट करेगा तो उसको एक लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाएगा इसके थ्रू, OCI स्टेटस के थ्रू। तो वो कितनी भी बार चाहे मल्टीपल टाइम्स जो है वो इंडिया में विजिट कर सकता है। हालांकि अगर मान लीजिए कि वो इंडिया के अंदर कोई रिसर्च वर्क करने के लिए आ रहा है तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी होगी। और वहीं पर मतलब कि क्या होता है कि जब कोई भी फॉरनर आता है वीज़ा लेके तो उसको क्या होगा कि फॉरनर्स रीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करना होता है कि मैं इस काम के लिए कंट्री के अंदर आया हूँ। तो अगर वो OCI स्टेटस उसके पास है तो उसको ये रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो कितने ही लंबे टाइम के लिए इंडिया में रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी भी बार आ सकता है और कितने ही लंबे टाइम के लिए रह सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। उसी के साथ ये कहा गया है कि एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और एक प्लांटेशन प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टी को छोड़ के जो OCI कार्ड होल्डर होते हैं उनके पास सेम जो है बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं NRIs की, तो NRI और OCI स्टेटस वाले लोगों के पास सेम राइट्स होते हैं एक्सेप्ट किसका, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ को लेके। और उसी के साथ जो है वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड्स के अंदर फैसिलिटीज़ को गेन कर सकते हैं। और उसी में अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है OCI स्टेटस उसके पास है, उसको कोई चिल्ड्रन अडोप्ट करना है जो कि इंडियन ओरिजिन का ही होता है, इंडियन चिल्ड्रन को वो अडोप्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम भी उनको NRI के इक्वल ही ट्रीट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है, हमें सबको पता है कि बंगाल के अंदर, असम के अंदर और भी कई जगह पे इलेक्शंस चल रहे हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इस वजह से न्यूज़ में था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या है बेसिकली, मतलब कि गाइडलाइंस, जैसे कि आपके एग्जाम की गाइडलाइंस रिलीज़ होती है ना, कि जैसे ही मतलब कि आपका एडमिट कार्ड आता है फिर कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है MCC भी एक तरीके की गाइडलाइंस होती है किसके थ्रू इशू किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके थ्रू इशू किया जाता है। किसको किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों किया जाता है कि कोई भी जो है वो गलत हरकत जो है वो इलेक्शंस के टाइम ना हो, जो कि एक गाइडलाइन सेटअप की गई है, रूल्स रेगुलेशन है, वो डिसिप्लिन में रहे और कोई भी वॉयलेंस वाली चीज़ ना हो, उन सारी चीज़ों को रखने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे गाइडलाइंस की जाती है या फिर रेगुलेशन की जाती है, तो जो स्पीचेस जो है वो मिनिस्टर्स देते हैं, या फिर पोलिंग डे है जिस दिन की कोई वॉयलेंस ना हो, मतलब बूथ कैप्चरिंग ना हो, या फिर पोलिंग बूथ्स पे क्या गाइडलाइंस रहेंगी, क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टोस क्या हैं किसी पर्सन के, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ जनरल कंडक्ट जो इलेक्शंस के होते हैं उन सभी से रिलेटेड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका हो जाता है। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, तो आर्टिकल 324 जो आपको पता है, जो कि इलेक्शन कमीशन से मेंटेन करता है, मतलब कि इसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसको कहा जाता है आर्टिकल 324 के अंदर कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जितने भी इलेक्शंस होंगे वो फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए। तो इसका एम क्या हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, कब इसको एनफोर्स किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आज जो है वो आगे आने वाले 3 महीने बाद के भी जो इलेक्शंस है उसकी शेड्यूल फिक्स हो गया, डेट आ गई, तो यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इमीडिएटली एनफोर्स हो जाएगा जैसे ही इलेक्शन का जो शेड्यूल होगा वो अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं नेशनल डेवलपमेंटल बैंक से रिलेटेड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको कि ब्रिक्स स्टेट्स के थ्रू किया जाता है। अब ब्रिक्स जो है वो बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बट फिर भी जो न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मतलब कि ये जो 5 कंट्रीज़ है ये मिलके जो है एनडीबी को बनाती है, जो कि एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि जो एनडीबी का फॉर्मेशन हुआ है वो कब अनाउंस हुआ था और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो देखिए साउथ अफ्रीका में 2013 के अंदर जो है 5th ब्रिक्स समिट हुई थी, जिसके अंदर जितने भी लीडर्स थे वो एक साथ एग्री हुए कि हाँ भी हम आके जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक को बनाएंगे। बट इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2015
2014 के अंदर 6th ब्रिक्स समिट जो हुई थी ब्राज़ील के अंदर, उसमें एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है और आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है, ठीक है। ये जो बैंक है ये क्यों किया गया है, तो ये देखिए जो 5 एमर्जिंग मार्केट्स है, मतलब कि जो ब्रिक्स के मार्केट्स है उसके अंदर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल कोऑपरेशन के लिए इसको बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया वो कहाँ रखा गया है, शंघाई चाइना के अंदर रखा गया है, ठीक है। 2018 के अंदर एक जो आपको और पॉइंट एग्जाम के लिए पता होना चाहिए इसका कि 2018 के अंदर एनडीबी जो है उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ऑब्जर्वर का स्टेटस जो है वो मिला था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ सो नेक्स्ट आ जाते हैं कि अभी जो है कौन सा स्टेट है जिसने कि अपनी रिटायरमेंट एज जो होती है ऑफिसर्स की उनको बढ़ाया है, या फिर गवर्नमेंट जो भी सर्वेंट है। तो यहाँ पे तेलंगाना ने जो है वो रिटायरमेंट एज को बढ़ा के कितना कर दिया है, 61 कर दिया है। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 है, तो तेलंगाना ने कहाँ पे कितना कर दिया है, 61 कर दिया है। ये वाला फैक्ट जैसे एक प्रीलिम्स का फैक्ट है, आपको सिंपल सा याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हर दूसरे दिन जो है वो इससे रिलेटेड आर्टिकल आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे पे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हो रही है कि ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री का उसको ख़त्म कर रहा है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशंस डाली जा रही है इससे रिलेटेड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, बेसिकली 2017 का जो यूनियन बजट था उसमें इन बॉन्ड्स को इशू किया गया था, मतलब कि अनाउंस किया गया था कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे बॉन्ड्स भी जो है वो इशू होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये स्पेसिफिकली इंटरेस्ट फ्री होते हैं, जिसमें क्या होगा कि कोई भी जो पर्सन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर चाहे इलेक्शंस के टाइम पीरियड में तो वो पैसा डोनेट कर सकता है। तो इसमें बुराई क्या है, अच्छी बात है कि भाई अगर पैसा डोनेट होगा तो वो अच्छे काम में यूज़ करेंगे। बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कौन इसको डोनेट कर रहा है और कितना अमाउंट डोनेट कर रहा है, तो इसकी कोई भी रिसर्च नहीं रखी जाएगी, कोई भी मतलब कि फैक्ट जो है वो एक नॉर्मल जो पर्सन होगा उसको नहीं दिया जाएगा कि जो कि डेमोक्रेसी का वोलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी होगी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रिलीज़ करना कि उनको डोनेशन क्यों आई, कहाँ से आई, कितनी आई, अबाउट द बायर और पे, मतलब कि जो बॉन्ड्स को खरीद रहा है या फिर जो डोनेशन दे रहा है उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो होल्डर होगा, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसको ये कह दिया जाएगा कि जब आपके पास डोनेशन आ गया है तो आप उसके ओनर है, अब दूसरा पर्सन उसका ओनर नहीं रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। यहाँ पे जो बॉन्ड्स सोल्ड होंगे, मतलब कि बिकेंगे बॉन्ड्स, वो मल्टीपल ऑफ ₹1000, ₹10,000, ₹1 लाख और ₹10 लाख एंड ₹1 करोड़ के होंगे। मतलब कि ये अमाउंट रखा गया है कि किसी को पे करना है तो इतना इतना करेंगे। अब ये जो बॉन्ड्स हैं जो बिकेंगे या फिर जो खरीदे जाएंगे वो कहाँ पे होंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको खाली ऐसा बैंक बनाया गया है, ऑथोराइज किया गया है जो कि बॉन्ड्स को सेल कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, हालांकि सारे प्रीलिम्स के पॉइंट है यहाँ पे। उसी के साथ जो है डोनर जो है वो उनको खरीद भी सकता है या फिर बॉन्ड्स को डोनेट भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। जब जो बॉन्ड है वो खरीदा या बेचा जाएगा उसके 15 दिन के बाद जो है वेरीफाइड अकाउंट जो है उसके अंदर बॉन्ड जो होगा वो एनकैश हो जाएगा, मतलब कि आपको जो मनी है वो हाथ में आपके मिल जाएगा। उसी के साथ जो एक और डिस्प्यूट का इशू है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है या फिर जो कोई कंपनी है वो परचेज यहाँ पे कर सकता है, जो कि डेमोक्रेसी का वोलेशन है। नेक्स्ट इज सेंट्रल सेक्रेटरी सेंटर। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है कि जितनी भी फाइलिंग्स जो है वो की जाती है किसी भी पर्सन के थ्रू कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, उसको सेक्रेटनाइज करने की ज़रूरत है थ्रू द प्रोसेस। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो रखा गया है कि जब आप अपनी फाइलिंग्स की सेक्रेटनाइजेशन करेंगे तो जो डाटा क्वालिटी है वो अनकॉम्प्रोमाइज रहेगी और फ्री फ्रॉम फ्लोज, मतलब कि कोई भी जो है आप गलती से भी यहाँ पे करप्शन नहीं कर सकते हैं, सारा जो डाटा होगा वो क्लियर रहेगा, ठीक है। इतना ही है यहाँ पे, बस आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसके थ्रू जो है इसको शुरू किया गया है, तो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू इसको शुरू किया गया है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ स्टार्टिंग में बताना कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं PDF दे देती हूँ किसी भी टॉपिक की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020। तो अभी जस्ट एक पार्लियामेंट्री पैनल जो था उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020 के बारे में, जिनमें की कुछ रिकमेंडेशंस दी गई है।
रिकमेंडेशंस में सबसे पहले ये कहा गया है कि देखिए जो आप कंज्यूमर एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि ये जो आप वर्ड यूज़ करते हैं अनफेयर का, आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताइए कि अनफेयर है क्या। तो इसकी डेफिनेशन जो है उसको ब्रोडन करने के लिए बात की गई है, रिकमेंडेशन दी गई है। उसी के साथ ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी होता है, इशू होता है, तो उससे रिलेटेड क्या प्रैक्टिकल लीगल रेमेडी जो है वो होनी चाहिए किसी भी इशू को या फिर किसी भी माल फंक्शनिंग को डील करने के लिए। उसी के साथ आप जब भी देखिए कि आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट के बेसिस पे जो है उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होते हैं, किसी के ऊपर नहीं होते, किसी के ऊपर थोड़े होते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से कंज्यूमर जो होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि मान लीजिए उसको कोई बहुत ज़रूरी चीज़ मंगानी और उसके ऊपर 100 रुपये का डिलीवरी चार्ज लगा दिया, तो उस पर्सन की तो पॉकेट से जा रही है ना चीज़। तो इसके ऊपर जो है एक डिलीवरी चार्ज के ऊपर कैप लगाने की बात कही गई है कि डिलीवरी चार्ज जो है वो एक मैक्सिमम सेलिंग होनी चाहिए, उससे ऊपर कोई भी ई फार्म जो है वो नहीं लगा सकता। उसी के साथ जो है ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने प्रोडक्ट की मिस इन्फॉर्मेशन देता है, कई बार होता है ना कि फेक प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, तो यहाँ पे पैनल प्रोविजंस उस पर्सन के ऊपर या फिर जो उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी के ऊपर लगाने ज़रूरी हो जाएंगे। उसी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने एक ब्रॉड गाइडलाइंस भी जो है वो इशू की है इसी के अराउंड, जो कि फिक्सेशन ऑफ डिलीवरी चार्जेस से रिलेटेड है, जिसमें कि ये कहा गया है कि देखिए इतने डिलीवरी चार्जेस रहेंगे अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर जो है वो पीक आवर्स से, मतलब जो दिन का टाइम है, या फिर मान लीजिए उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, तो उस टाइम में क्या होगा कि जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, वरना फिर एक कैप लगी रहेगी। उसी के साथ जो है एक डेफिनेशन यहाँ पे आई है, डेट इज़ ड्रिप प्राइसिंग की, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई एक फाइनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो अगर ऊपर चली जाती है अकॉर्डिंग टू एडिशनल चार्जेस, जैसे कि एक सिंपल सा ये मैंने एग्जांपल दिया कि आपने कोई 50 रुपये की चीज़ ऑर्डर की थी अमेज़ोन से और उसके ऊपर 100 रुपये चार्ज लगा दिया, तो वो चीज़ अब आपकी कितने की हो गई, 150 रुपये की हो गई। तो ये जो 150 रुपये है जो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एडिशनल चार्ज लगा के उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया, वो क्या है, आपकी ड्रिप प्राइसिंग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है और जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको भी एक बार देख लेते हैं कि पता नहीं कि आपसे कौन सा पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस ई कॉमर्स फार्म्स के लिए स्पेसिफिकली रिलीज़ किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि पहली बात तो ये जब अभी चाइना वाला इशू हुआ था तो तभी ये चीज़ आ गई थी कि मैंडेटरी जो है वो डिस्प्ले करना होगा कि जो प्रोडक्ट है वो कौन सा कंट्री ऑफ ओरिजिन से है, मतलब कि कौन सी कंट्री के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है और कौन कौन सी स्टेजेस से ये आगे बढ़ा है। उसी के साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑफर होते हैं सेल के लिए, उनका जो है टोटल प्राइस जो है उसके ऊपर लिखना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप सेल का प्राइस खाली लिख देंगे। उसी के साथ जो गुड्स ऑफर किए जाते हैं सेल के लिए उनकी एक्सपायरी डेट मेंशन करना ज़रूरी है। डिटेल्स स्पेसिफाई करना कि मतलब कि अगर आप रिटर्न कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं डिलीवरी शिपमेंट के, तो सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि किस टाइम में अगर आप कोई भी एक्शन जो लेते हैं तो उसकी क्या प्रोसेसेस होंगे और कैसे आप उस चीज़ को कर सकते हैं। उसी के साथ जो है अनरीजनेबल प्रॉफिट्स के लिए कोई भी प्राइस जो है उसका मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई चीज़ डिमांड में है तो आप उसके प्राइस को बढ़ा दे, तो ये चीज़ नहीं की जा सकती। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो अपना कैंसिल करता है ऑर्डर, तो उसके ऊपर कोई भी नो कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे। और उसी के साथ जो पेमेंट मेथड्स होंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कंज्यूमर को कि आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ जो सेलर है जो कि बेच रहा है आपको प्रोडक्ट, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ से है, वो मेरी पास मतलब जो चीज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अगर वो डिफेक्टिव होती है तो ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलर्स ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसी के साथ जो है पैनल एक्शन जो है वो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर होगा अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो वॉयलेट की जाती है। नेक्स्ट आता है इक्वलाइजेशन लिवाई इन इंडिया। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिकली अगेन जो है वो डिजिटल कंपनीज़ के ऊपर लगता है। तो ये जो होता है वो एक टैक्स होता है जो स्पेसिफिकली फॉरेन, एक तो ये कैटेगरी याद रखनी है और दूसरी कैटेगरी क्या, डिजिटल। तो फॉरेन डिजिटल कंपनीज जो होती है उनके ऊपर ये टैक्स लगता है। और कब से इसको लगाया जा रहा है, तो 2016 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। हालांकि अभी अप्रैल 1, 2020 से जो है इसके अंदर न्यू अमेंडमेंट लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए
इक्वलाइजेशन लिवाई होता क्या है, मतलब पहले क्या हुआ करता था कि मतलब कि अगर जो आप सिंपली एडवर्टाइजमेंट किया करते थे उसके ऊपर लगता था, बट अब जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट अगर कोई जो डिजिटल फॉरेन कंपनी है वो करना चाहेगी तो उसके ऊपर जो लिवाई लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा, उसको क्या कहा जाता है, इक्वलाइजेशन लिवाई कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंड द इक्वलाइजेशन लिवाई फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टू नियरली और ऑनलाइन कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो कि इंडिया के अंदर होती है, और इंडिया के अंदर जब वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 2% जो है अमाउंट यहाँ पे, उनका जितना भी रेवेन्यू बनेगा तो उसका 2% टैक्स जो है इंडिया यहाँ पे लगाएगी। उसी के साथ जो है एक चीज़ आपको और देखने की, यहाँ पे जो लिवाई होगा टैक्स वो उनके ऊपर होगा सॉरी, तो वो उनके ऊपर होगा जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं वो सर्विसेज को दे रहे हैं या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हर किसी पर्सन को जो कि मतलब कि गुड्स को खरीद रहा है उनको एक आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद जो है एक आ जाता है गाफा टैक्स। गाफा टैक्स में क्या होता है, बेसिकली गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन, किसके थ्रू इसको किया गया है, तो फ्रांस है उसने जो है इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें क्या होगा कि जो भी डिजिटल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इन चारों फार्म्स के थ्रू की जाएगी उसके ऊपर 3% जो है टैक्स लगेगा, जो कि टेक्नोलॉजी को या फिर इंटरनेट कंपनीज को यूज़ कर रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राम उजाला। तो इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसके अंदर स्पेसिफिकली कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो है ये कंपनी, इसको एक सब्सिडी दी गई है प्रॉपरली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के अंदर, जिसमें कि हाई क्वालिटी एलईडी बल्ब्स जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और कितने कॉस्ट पे, सिर्फ 10 रुपये में। तो क्या ऐसा होगा कि वो जो एलईडी बल्ब होगा वो सिर्फ 10 रुपये का ही होगा। और ये वाला जो ग्राम है, देखिए ग्राम आ गया ना, तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, रूरल एरियाज़ के लिए स्कीम रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा कि कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जाएगी। प्रोग्राम जो होगा वो एंटायरली फाइनेंस होगा कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। तो जो भी रेवेन्यू जो है वो कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू अर्न किया जाएगा, उसमें क्या होगा कि जो एक एलईडी बल्ब है उसके ऊपर 60 रुपये जो है वो सरकार के थ्रू लगाए जाएंगे थ्रू कार्बन क्रेडिट। और जो 10 रुपीज़ बैलेंस होगा तो वो किसके थ्रू पे किया जाएगा, रूरल कंज्यूमर के थ्रू पे किया जाएगा। तो जो एक रूरल कंज्यूमर है उसको वो बल्ब कितने का मिल रहा है, 10 रुपये का मिल रहा है, और 60 रुपीज़ कौन इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर, गवर्नमेंट थ्रू कार्बन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है जापी। जापी इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो अभी असम में गए थे तो उनको ये हैट पहनाई गई थी। ये क्या होता है, जापी एक तरीके की इस तरीके की कोनिकल हैट होती है जो कि बैम्बू से बनी होती है। तो ये कोनिकल हैट होती है जो कि बैम्बू से बनी होती है, और उसी के साथ जो पाम ट्री जो होते हैं जो अपर असम के अंदर देखने को मिलते हैं उसके लीफ से ये कवर होती है। उस टाइम में क्या होता है कि ये बेसिकली जितने भी गेस्ट मेहमान आते हैं उस एरिया के अंदर उनको एक वेलकम करने के लिए होता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जापी जो है वो क्या चीज़ है। तो इट्स अ कोनिकल हेड। नेक्स्ट आता है मॉडल स्टेट फॉर द वन धन विकास योजना। तो अगेन वन लाइनर फैक्ट है ये। मणिपुर जो है उसको चैंपियन स्टेट का अवार्ड दिया गया है अंडर द वन धन प्रोग्राम, जिसमें कि जो मतलब कि जो लोकल ट्राइब्स है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। वन धन के बारे में आपको पता ही है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उनकी मार्केटिंग, उनके अंदर वैल्यू एडिशन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है वन धन विकास योजना को, जिसमें कि वन धन विकास केंद्र जो है उनको लॉन्च किया जाता है ताकि जितने भी फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब्स है उनका एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल सके। किसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये चीज़ मैंने आपको कई बार बता ली है। ट्राइफेड जो है उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और मेजर स्कीम है ये, ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके और इनकम जनरेशन की जा सके। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो यहाँ पे चेनाब रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर इसको बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप ये देखिए कि जो पेरिस के अंदर आपका आईफेल टावर है उससे भी 35 मीटर्स जो है ये ऊंचा है ब्रिज। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन जाएगा। चिनाब रिवर के ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जब एक बार ये शुरू मतलब कि बन जाएगा तो उसके बाद क्या है कि सुईबाई रेलवे ब्रिज है चाइना के अंदर, तो ये उससे भी ऊंचा हो जाएगा 275 मीटर, जो कि अभी तक वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज था। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019 के बारे में।
तो राज्यसभा जो है उसने इसको पास कर दिया है। इसके पास करने के बाद जो है दो जगह, एक तो एक इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है कुंडली हरियाणा के अंदर, और उसी के साथ थंजूवुर इन तमिलनाडु, इन दोनों के अंदर जो फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उनको नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूट्स का स्टेटस दे दिया गया है। तो इस वजह से ये अभी न्यूज़ के अंदर, तो ये दोनों जो जगह हैं ये आपको याद रखने हैं। ये जो बिल है ये उसी के साथ फैसिलिटेट करता है कि किस तरीके से जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप रिसर्च करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी के साथ बिल ने ये भी कहा है कि एक बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसको एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है, ताकि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो काउंसिल्स हैं जो कि एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये उसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बन सके और उन सभी के जो परफॉर्मेंसेज है उनको रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नाउ वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट। तो अगेन आपका प्रीलिम का फैक्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि रशिया जो था वो अभी 4th नंबर पे था, बट रशिया का प्लेस जो है वो अब इंडिया ने ले लिया है और इंडिया 4th लार्जेस्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक सेंटर बन गया है रशिया की जगह। अभी तक जो है वो कितने मतलब टाइम पीरियड का रखा गया, तो 18 मंथ्स का जो इम्पोर्ट है इंडिया के अंदर जो आया है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है और उसके बेसिस पे इस रिजल्ट को निकाला गया है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंसिडरेशन के अंदर रखी गई है, तो रियर करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, उसी के साथ जो राइजिंग इनफ्लोज हो रहे हैं लोकल स्टॉक मार्केट के अंदर थ्रू फॉरेन सोर्सेज, और उसी के साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन तीनों को कंसिडरेशन के अंदर रखा गया है। अगर एक ओवरऑल बात करते हैं, ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं रखना, ये सिर्फ स्पेसिफिक मंथली डाटा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट रिजर्व किसका है, तो चाइना का सबसे बड़ा रिजर्व है, उसके बाद आ जाता है जापान का, फिर आ जाता है स्विट्जरलैंड का, और पहले रशिया का आया करता था, तो अब किसका आ गया है, इंडिया का आ गया। तो ये वाली जो है असेंडिंग ऑर्डर का है, ये आपको याद रखना है। और किसके थ्रू इसको रिलीज किया जाता है, तो IMF के थ्रू इसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर निवेशक मित्रा। तो यहाँ पे क्या है, निवेशक क्या होता है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आत्मनिर्भर क्या है, सेल्फ जो डिपेंडेंसी हो गई। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, उसके थ्रू इसको शुरुआत की गई है। ये जो पोर्टल है ये शुरू किया गया है ताकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के ऊपर मिल सकती है। तो इस वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो किससे रिलेटेड होगी कि भाई देखिए उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसका लाइसेंस देना है या फिर क्लियरेंसेस करने हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसी के साथ जो है इन्वेस्टर्स डिफरेंट स्टेक होल्डर से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से या फिर स्टेट डिपार्टमेंट से। जो प्रोजेक्ट है वो किसके अंदर शुरू किया गया है, तो इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी जो है, जो कि 2009 के अंदर सेटअप की गई थी एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर DPIT के अंदर ही, उसके अंदर इसको ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो यूनियन कैबिनेट जो है उसने इसके मतलब कि निधि जो है इसके सेटअप को अप्रूवल दे दिया गया है। यहाँ पे एक फंड जो है वो बनाया जाएगा। ये फंड जो होगा वो एक सिंगल लेवल पे होगा और नॉन लैप्सेबल होगा। मतलब ये नहीं है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद जो ये फंड है ये डिसॉल्व हो गया, ये लंबे टाइम तक चलता रहेगा, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। और किसके थ्रू, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगता है उसका होगा। सेस का मैंने आपको बताया था ना कि मतलब अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक एजेंडा हमारे पास होता है तो हम टैक्स के ऊपर थोड़ा सा एडिशनल चार्ज लगा देते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होगा वो इस फंड के अंदर चला जाएगा। किसके थ्रू ये शुरू किया गया, तो यहाँ पे देखिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने 2 फ्लैगशिप स्कीम जो है उनको यूटिलाइज करके, मतलब उसके अंदर जो फंड था उसको यूटिलाइज करके जो है इस फंड को क्रिएट किया है। फर्स्ट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड सेकेंड इज नेशनल हेल्थ मिशन एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो ये दोनों आपको याद रखने, जो कि बेसिकली हेल्थ इमरजेंसी के अंदर जो है वो एकदम से आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसमें एक्सपेंडिचर जो लगेगा वो पहले कहाँ से आएगा, इन्हीं दोनों स्कीम से आएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू। अगर ये फंड जो है फिर खत्म हो जाता है, मान लीजिए कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगा, तो फिर जो आपका ग्रोस बजटरी सपोर्ट होगा उसके थ्रू यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज अबाउट द सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री SMAF। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड जो फार्मर वेलफेयर है वो इम्प्लीमेंट करता है मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, जो कि 2016-17 से शुरू कर दिया गया था। और किसकी रिकमेंडेशन पे, तो देखिए 2014 के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। उसी के अंदर जो है इस सबमिशन को शुरू किया गया है। ये जो सबमिशन होगा
मतलब पॉलिसी के अंडर ये किया गया है और उसी के किस बड़े मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया है, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इंडिया जो है वो पहली बार ऐसी कंट्री बन जाएगी जो कि वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस के अंदर, जो कि एक कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड लेके आई है। और इस स्कीम के अंदर टोटल 20 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज जो है उनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज मैत्री सेतु इनोग्रेटेड। तो यहाँ पे मैत्री सेतु क्या है स्पेसिफिकली, कि देखिए मैत्री क्या होता है, मतलब कि दोस्ती, फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इंडिया और जो बांग्लादेश है उसके बीच में जो एक नया लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है, कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जाएगा। सेतु क्या होता है, ब्रिज होता है, ठीक है। तो एक ब्रिज बनाया जाएगा फैनी रिवर के ऊपर, जो कि त्रिपुरा स्टेट जो इंडिया का है और बांग्लादेश, उन दोनों को कनेक्ट करेगा। ये जो कंस्ट्रक्शन होगी ये नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू होगी और ₹133 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर फंड लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये लेंथ कितनी है इसकी, तो 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है, जो कि सबरूम इन इंडिया से लेके बांग्लादेश के रामगढ़ से एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ टुडे इस केराविक अवार्ड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको केराविक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है अभी मार्च के अंदर, तो इस वजह से ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2016 के अंदर जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। ये किस लिए किया जाता है, कि कोई भी ऐसा जो लीडर है जो कि ग्लोबल एनर्जी और इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है या फिर उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस दे रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, ताकि एनर्जी का एक एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और इन्वायरमेंट एक मेंटेनेंस रहे, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। तो उसी के साथ हमारा मार्च 2021 का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। गिव अ लाइक टू वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।